हम लोग लास्ट लेक्चर में हमने सॉइल एनालिसिस के हवाले से काफ़ी चीज़ें डिस्कस की थी। बेसिकली ये चार टाइप जो टॉपिक्स हैं, सॉइल, सेडिमेंट, सीवेज, स्लज एंड डस्ट, ये एक ही आप कह सकते हैं कि मेन टॉपिक के अंदर आते हैं, जिनको एनालिसिस ऑफ सॉलिड सैंपल कहते हैं। सो सॉइल के हवाले से, सैम्पलिंग के हवाले से हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की थी, उसके एनालिसिस के हवाले से। तो उसका जो नेक्स्ट समझ लें कि उस मेन चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज़ द सेडिमेंट एनालिसिस। तो आज का टॉपिक हमारा सेडिमेंट के हवाले से है। कोर्स एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड योर इंस्ट्रक्टर नेम इज़ डॉक्टर ताहिर मकबूल। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, दैट इज़ व्हाट इज़ सेडिमेंट, हाउ इट इज़ फॉर्म्ड, what are its properties, why the analysis of sediments are needed, why it may be hazardous, and finally how to get a sample for analysis. So इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। आप लोगों को पता है सेडिमेंट्स का जब नाम आपके जहन में आता है तो आपको वाटर बॉडी जहन में आनी चाहिए। तो वाटर बॉडी के अंदर जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजरता है, तो अंडर द ग्रेविटेशनल इफेक्ट जो है वो सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम के अंदर वाटर बॉडी के, जिनको हम सेडिमेंट का नाम देते हैं। तो वी कैन से दैट ग्रेविटेशनल सेटलिंग ऑफ सस्पेंडेड मैटर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्स। अगर आपके पास फ्लो रिवर का या वाटर बॉडी का बहुत ज़्यादा फास्ट है, तो आपके पास जो सेडिमेंट हैं उसमें लार्ज पार्टिकल तो सेडिमेंट के तौर पे डिपॉजिट हो जाएंगे, बट जो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादातर सस्पेंडेड ही रहेंगे। लेकिन स्टिल वाटर हो, कोई पॉन्ड हो जिसमें फ़्लो कम हो, या फिर जहाँ पे आगे हम जिक्र करेंगे एस्ट्रीज़ का, तो वहाँ पे जहाँ पे फ़्लो कम हो या वाटर स्टिल हो, वहाँ पे जो ज़्यादातर सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो बॉटम में क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, और रिजल्ट्स होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्स। सो यही आगे अभी बात की थी। एस्ट्रीज़ के अंदर जो है सेडिमेंटेशन बहुत ज़्यादा होती है। एस्ट्रीज़ बेसिकली क्या हैं, ये अगर आप देखें कि दरिया जो है उसकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन क्या है, सी है। तो जब दरिया और जो है आपका रिवर जो है, रिवर वाटर वो सी के अंदर मिक्स हो रहा होता है, तो वहाँ पे जो है उसकी वेलोसिटी या रिवर फ्लो की जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नतीजा क्या निकलता है, फ़्लो में रिडक्शन आती है, क्योंकि वहाँ पे मिक्सिंग हो रही होती है आपके रिवर वाटर की सी वाटर के साथ। तो रिज़ल्ट क्या निकलता है, आपके पास बहुत ज़्यादा सेडिमेंटेशन फास्ट हो जाती है, और वहाँ पे मडी टाइटल फ्लैट्स आपने ऑब्ज़र्व की होंगी कोस्टल एरियाज़ के अंदर। ये इसकी मैंने पिक्चर लगाई है, आपको कुछ नज़र आ जाएंगे। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये एस्ट्रीज़ हैं आपके सी के अंदर, यहाँ से आप का जो रिवर है वो मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये सेडिमेंटेशन हो के यहाँ पे आपके पास क्या टाइडल फ्लैट्स बन गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चूँकि अब फ़्लो उतना नहीं होता, क्योंकि बिल्कुल जो रिवर आपका सी लेवल के ऊपर आ जाता है, तो यहाँ पे फ़्लो कम होने की वजह से जितने भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो बॉटम में जमा होते होते और एक टाइडल फ्लैट के तौर पे एक्ट करते हैं। ये जो दूसरी पिक्चर है, ये मडी टाइडल फ्लैट्स हैं, ये भी आपने ऑब्ज़र्व की होगी, कभी आपने सी या रिवर का विज़िट किया होगा। तो ये एस्ट्रीज़ की पिक्चर है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। चलें जी, आगे चलते हैं। प्रॉपर्टीज़ के हवाले से बात करें तो सेडिमेंट की प्रॉपर्टी डिपेंड करती हैं कि कौन सा उसका पार्ट आप अंडर कंसिडरेशन ले रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 पोर्शंस के अंदर डिवाइड किया है। सबसे पहले है सरफेस लेयर, जो कि इंटरटाइडल सेडिमेंट है, उसकी सबसे जो ऊपर वाली लेयर है। तो यहाँ पे चूँकि ये सरफेस के करीब होते हैं, अगर इसके ऊपर वाटर फ्लो भी कर रहा हो, तो यहाँ पे एरोबिक कंडीशंस होती हैं, यानी कि ऑक्सीजन की बहुतात होती है, ऑक्सीजन अवेलेबल होती है। दूसरी जो है वो लोअर लेयर्स होती हैं, जो उससे नीचे वाली सरफेस से नीचे वाली जो लेयर्स हैं।
अब यहाँ पे एनारोबिक कंडीशंस होते हैं या एनॉक्सिक कंडीशंस होते हैं। एनॉक्सिक बेसिकली समझ लें विदाउट ऑक्सीजन को कहते हैं, और कुछ माइक्रोबियल यहाँ पे अवेलेबल होते हैं जो कि एनारोबिक कंडीशंस के अंदर ही सर्वाइव कर सकते हैं, उनके लिए ऑक्सीजन टॉक्सिक होती है। तो ये उन कंडीशंस लोअर लेयर्स के अंदर ये वो उनको फेवरेबल कंडीशंस होती हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन चूँकि डिप्लीट हो गई होती है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने मैक्सिमम ऑक्सीजन कंज्यूम कर ली होती है, तो लोअर लेयर के अंदर आपके पास एनारोबिक कंडीशंस होती हैं। अगर आप फर्दर डीपर चले जाएंगे बिल्कुल, तो यहाँ पे ऑक्सीजन टोटली वैनिश हो चुकी है, और ये जो लेयर्स होती हैं ये स्ट्रॉन्गली रिड्यूसिंग होती हैं, और जितनी भी स्पीशीज़ यहाँ पे मौजूद होती हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ रिड्यूस स्टेट। ठीक हो गया। तो ये आप कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं सेडिमेंट्स की, डिपेंडिंग अपॉन दी के सेडिमेंट का कौन सा पार्ट आप अंडर कंसिडरेशन लेके आ रहे हैं। आगे चलते हैं कि हमें सेडिमेंट के एनालिसिस की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, सेडिमेंटेशन एक नेचुरल प्रोसेस है, एनवायरमेंटल प्रोसेस है, और डेकेड से कॉन्टिन्यूस है। तो हमें इसके एनालिसिस की क्यों ज़रूरत है। सो एज आई हैव टोल्ड यू दैट सेडिमेंटेशन इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, लेकिन उसके एनालिसिस से हमें क्या फ़ायदा होगा, बाय एनालाइजिंग द सेडिमेंट कोर, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है और ओवर द पीरियड लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस जो है वो जारी है। सो बाय एनालाइजिंग द सेडिमेंट इट कैन प्रोवाइड अ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स, बिकॉज आपको पता है कि सस्पेंडेड पार्टिकल अंडर ग्रेविटेशनल अफेक्ट ही सेटल डाउन होते हैं इन द बॉटम, और वही रिजल्ट्स करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट। तो जब आप सेडिमेंट को एनालाइज करेंगे तो बेसिकली आप हिस्टोरिकली जो है उन सस्पेंडेड पार्टिकल की केमिकल कंपोजिशन के बारे में जान लेंगे, क्योंकि जितना आप डीपर जाएंगे उतनी ही वो बैक उनका मतलब उतने ही वो पुराने सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे। तो आप देख सकते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनके अंदर केमिकल कंपोजिशन में अगर चेंज आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि जहाँ से वो फ्लो होके आ रहे हैं वहाँ पे भी चेंज आ रही है। सो रिवील केमिकल चेंजेस दैट हैव अकर्ड इन द इन्वायरमेंट इन द पास्ट। तो आपको माजी के अंदर या पिछले वक्तों के अंदर जो जो चेंजेस आ रही हैं एनवायरमेंट के अंदर, तो आप सेडिमेंट के एनालिसिस से उनके अंदर उनको देख सकते हैं। सो ये बात मैं बता चुका। रीज़न मैंने जैसे एक्सप्लेन की कि दीज पार्टिकल्स ओरिजिनेट एट द सरफेस ऑफ द वाटर बॉडी बिफोर गेटिंग सेटल्स। So the depth of sediment core is directly proportional to the time going back from the present. आप जितना डीप चले जाएंगे इसका मतलब उतना ही आप माजी के अंदर या पास्ट के अंदर जाके उसके जो एनवायरमेंटल स्टेट्स हैं उसको स्टडी कर सकते हैं। सो बेसिकली सेडिमेंट्स आप कह लें कि हिस्टोरिकली अगर आपने फ्लैशबैक में जाना हो बाय यूजिंग केमिकल कंपोजिशन जो सेडिमेंट की है उसको देखते हुए, तो आप पास्ट के अंदर भी एक नज़र देख सकते हैं, झांक सकते हैं बाय एनालाइजिंग दी सेडिमेंट फ्रॉम अ डीपर कोर। अब हैज़र्ड्स दूसरी नीड फॉर एनालिसिस। एक तो हमने सिंपल सी बात कह दी कि सेडिमेंट्स जो हैं हमारे लिए पास्ट के अंदर जो केमिकल चेंजेस आई हैं उनको देखने के लिए हेल्प आउट करते हैं, लेकिन दूसरी चीज़ है कि सेडिमेंट हमारे लिए हैज़र्डस भी हो सकते हैं। वो कैसे हैज़र्डस हो सकते हैं वो इस स्लाइड के अंदर आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले चूँकि डेपोजिशन हो रही है, आप हमने वाटर पोल्यूशन बड़ी डिटेल के साथ कोरोना से पहले हमने पढ़ी थी क्लास के अंदर। तो वाटर पोल्यूशन के बहुत सारे वाटर पोल्यूटेंट्स हैं जो हमने डिस्कस किए थे, तो उनमें से जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं वो अकोमुलेट हो सकते हैं, और फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो वाटर के अंदर मौजूद हैं वो अकोमुलेट हो सकते हैं सेडिमेंट्स के अंदर। क्यों? वो कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनकी सॉल्युबिलिटी कम है और मालिकुलर वेट ज़्यादा है, क्योंकि हम ये तय कर चुके हैं कि जितना मालिकुलर वेट ज़्यादा होगा उतनी वाटर के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। सो ये जो टॉक्सिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, ये क्या हो सकते हैं, एक्यूमुलेट हो सकते हैं ऑन सेडिमेंट्स बाय एड्जॉर्बिंग ऑन टू द सरफेस ऑफ सेडिमेंट्स। अब चूँकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिज्म के लिए ये फेवरेट हैं, सो कैन बी कंज्यूम्ड बाय द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स।
अब नतीजा क्या निकलेगा, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कौन से इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, मसल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, स्कैलॉप्स इस्तेमाल कर सकते हैं, फ़िश इस्तेमाल कर सकती है। तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनको हम टॉक्सिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, TOC, तो ये क्या हुआ, लो सॉल्युबिलिटी हाई मॉलिक्यूलर वेट की बेस पे ये डिपॉजिट हो गए ऑन दी, एब्जॉर्ब हो गए ऑन टू दी सेडिमेंट्स, और इनको कंज्यूम कर लिया आपके मुख्तलिफ जो इक्वेटिक ऑर्गेनिज़म्स हैं। अब इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में कुछ ऐसे हैं जो हमारी फूड चेन में हैं, दूसरे लफ्ज़ों में दीज आर बीइंग यूज्ड एज फूड बाय द ह्यूमन। तो अगर ये आपकी खुराक में आ गए हैं तो अब आप समझ गए हैं कि जो टॉक्सिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कंज्यूम किए हैं आपकी एक्वेटिक लाइफ ने, और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को आपने यूज़ किया है एज अ फूड। सो ये आपके लिए एक पोटेंशियल हैज़र्ड बन गया क्योंकि ये आपकी फूड चेन में शामिल हो गए। अल्टीमेटली ये आप तक जो वाटर पोल्यूटेंट्स से टॉक्सिक ऑर्गेनिक कंपाउंड स्पेसिफिकली हमने यहाँ पे बात की, और भी हो सकते हैं, हैवी मेटल्स भी हो सकती हैं, तो ये बेसिकली आपकी फूड की चेन के अंदर एंटर हो गई हैं और आप तक पहुँच गई हैं। सो दे रिप्रेजेंट अ पोटेंशियल हैज़र्ड टू यू। सो एग्जांपल्स देख लें कि सेडिमेंट अगर हार्बर्स के अंदर है, सेडिमेंट का जो एनालाइज किया गया है उनके अंदर बड़ी हाई कंसंट्रेशन आई है हैवी मेटल्स की। तो इसका मतलब क्या है कि उस एरिया के अंदर जितनी भी फिश या होंगी तो उनके अंदर भी चांसेस हैं कि वहाँ पे हैवी मेटल की कॉन्टेमिनेशन हो सकती है, और वो फिश अगर फूड चेन में है तो आपके लिए हैज़र्डस हो सकती हैं। सो इस वजह से दो चीज़ें आपने देख ली, एक केमिकल कंपोजिशन ओवर द पास्ट अगर आपने देखनी है, और केमिकल चेंजेस एनवायरनमेंट के अंदर जो हो रही हैं उनको असेस करना है, उसके लिए भी सेडिमेंट का एनालिसिस है। दूसरा, उन सेडिमेंट की वजह से जो फूड चेन के अंदर आपके हैज़र्डस मटेरियल शामिल हो रहा है उसको मोनीटर करने के लिए भी आप सेडिमेंट को क्या कर सकते हैं, सैंपल कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने पहले कहा कि मेन हेडिंग सेडिमेंट, सॉइल, स्लज या डस्ट की एक ही है, एंड दैट इज़ एनालिसिस ऑफ सॉलिड सैंपल। तो जो हमने कंसिडरेशन सैम्पलिंग प्लान के हवाले से बात की है, सैम्पलिंग प्रोग्राम के हवाले से बात की है, सैम्पलिंग करने, सैंपल को ट्रीट करने के लिए, चाहे उसमें ड्राइंग है, चाहे उसमें कॉम्बिनेशन है, चाहे उसमें कोनिंग वार्डनिंग है, मिक्सिंग है, सीविंग है, डाइजेशन है, फ्यूजन है, जो बातें हमने सॉइल के हवाले से की थी वो सारी की सारी अप्लाई होती हैं सेडिमेंट के लिए भी। सो द जनरल कंसिडरेशन फॉर सैम्पलिंग, स्टोरेज एंड सैंपल ट्रीटमेंट आर द सेम एज डिस्कस फॉर द सॉइल, ठीक है। हाउएवर कुछ स्पेसिफिक कंसंट्रेशन है जो कि सिर्फ सेडिमेंट के लिए अप्लाई होती हैं, वो मैंने यहाँ पे डिस्कस की हैं क्योंकि ये पिछले बाकी बातें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर रहा हूँ पिछले लेक्चर के अंदर। अगर आपने नहीं देखा तो उसको दोबारा देखते हैं, सॉइल एनालिसिस वाले जितने भी लेक्चर हैं मेरे उनको आप दोबारा देख सकते हैं। सो स्पेसिफिक कंसिडरेशन में सॉइल का सैंपल लेने के लिए जो इक्विपमेंट्स हैं कुछ तो उनमें से इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक हैं जिनको मैंने डिस्कस किया है यहाँ पे। ये इक्विपमेंट्स कुछ चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपने सेडिमेंट का सैंपल कहाँ से लेना है, यानी लोकेशन क्या है, नंबर 1, नंबर 2 वाटर डेप्थ क्या है, और नंबर 3 टेक्सचर ऑफ सेडिमेंट क्या है। सेडिमेंट का टेक्सचर सॉफ्ट भी हो सकता है, सेडिमेंट का टेक्सचर बहुत हार्ड भी हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द टेक्सचर ऑफ सेडिमेंट, डिपेंडिंग अपॉन द डेप्थ, वाटर बॉडी की डेप्थ क्या है जिससे आप सेडिमेंट ले सकते हैं, और लोकेशन क्या है कि किस जगह से लेना है, आपने मडी टाइटल फ्लैट से सेडिमेंट का सैंपल लेना है, या आपने सी शोर के करीब लेना है, या आपने डीप वाटर के अंदर लेना है। तो ये लोकेशन भी तय करेगी कि आपने कौन सा इक्विपमेंट्स यूज़ करना है। बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, यहाँ पे मैंने 2-3 डिस्कस किए हैं, उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप स्कूप्स इस्तेमाल कर सकते हैं। स्कूप्स जो है आपको पता है कि आप शोर के नज़दीक इस्तेमाल, शोर से मुराद यहाँ पे वो शोर नहीं जो आप लोग क्लास में करते हैं, ये वो शोर है जो सी शोर जिसके ये स्पेसिफिक वर्ड इस्तेमाल होता है। तो अगर आपने नियर द सी शोर या शोर के करीब आपने सैंपल लेना है तो आप स्कूप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, थोड़ी बहुत डेप्थ के अंदर बोट ले जाके भी आप स्कूप का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस सूरत में आप को अटैच करना पड़ेगा स्कूप को एक पोल के साथ, और फिर उसको उस पोल के ज़रिए जो आपका सेडिमेंट है उसका आप सैंपल ले सकते हैं, अगर वो इतना सॉफ्ट है कि स्कूप के ज़रिए कलेक्ट किया जा सकता है। दूसरा है कोरर्स। कोरर्स जो है ये भी सॉफ्टवेयर सेडिमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब यहाँ पे जो सैंपल कोरर के अंदर है, कोरर से सैंपल कलेक्ट कर लिया जाता है और फिर उसको एक्सक्लूड कर लिया जाता है डायरेक्टली इनटू ट्रे या पैन जिसमें आपने सैंपल को स्टोर करना है, ठीक है ना। तो लेकिन
कोरर के ज़रिए जो सैंपल हैं उसको अच्छी तरह होमोजनाइज़ करना पड़ेगा। होमोजनाइजेशन के लिए जो टेक्निक्स हैं वो हम ऑलरेडी सॉलिड सैंपल के अंदर सॉइल सैम्पलिंग के अंदर पढ़ा है। उसके अंदर आप लोगों ने जो टेक्निक्स पढ़ी हैं वही यहाँ पे अप्लाई होती हैं। तो कोरर के ज़रिए सैंपल लेने के बाद इसको होमोजनाइज करना ज़रूरी है ताकि आप एक यूनिफॉर्म उसमें से फिर एक यूनिफॉर्म किस्म का सैंपल लेके उसको फर्दर एनालाइज कर सकें। ये देखें, ये कुछ पिक्चर्स हैं। सबसे पहले ये पिक्चर है, ये तो आप जानते होंगे कोरोना से पहले बड़े आइसक्रीम बार आप लोगों ने घूमे होंगे, तो वहाँ पे 2 स्कूप वाला कप और 3 स्कूप वाला कप आपने खाया होगा। तो बेसिकली ये भी एक स्कूप है जो कि आपने फौरी तौर पे देखा होगा। एक और इसमें भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। ये 2 मैंने पिक्चर्स आपके लिए दी हैं। ये भी एक स्कूप है। ये आपने देखा होगा पुराने आजकल तो स्टोर्स वगैरह आ गए हैं, दालें शालें चावल चीनी वगैरह बड़ी जो है वो पैक्ड आपको मिल जाती है। लेकिन जो पुरानी दुकानें होती थी, ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं, तो वहाँ पे जो है वो जिसको बम्बू कहते थे, बम्बू या स्कूप्स इस्तेमाल किए जाते थे। आप कहते थे आधा किलो चीनी देते हैं या किलो चीनी देते हैं या आटा, तो इन चीज़ों को ये भी स्कूप इस्तेमाल होते हैं। तो ये ही स्कूप्स हैं जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं फॉर टेकिंग दी सेडिमेंट। ये कोरर जो आप घरों में देखते हैं अक्सर, देखिए ना, एप्पल कोरर है। ये मैंने चूँकि डोमेस्टिकली आप लोग देखते होते हैं इसलिए मैंने यूज़ किया। तो ये कोरर क्या है बेसिकली, आप इसको ये अगर ये थोड़ी सी पिक्चर यहाँ पे गौर करें तो ये एप्पल के अंदर कोर करने के लिए, यानी कि ये दरमियान में से आप एप्पल को कोर कर देते हैं जनाब, सारे बीज और उसकी जो ब्रांच है वो सारी की सारी आप बिल्कुल सीधी बाहर निकाल लेते हैं, दूसरे लफ्ज़ में होल कर लेते हैं उसके अंदर। तो यही कोरर, इसी तरह के कोरर जो हैं, नॉट स्पेसिफिकली दिस, इस तरह के कोरर इस्तेमाल होते हैं सेडिमेंट की सैम्पलिंग के लिए। तो फिर कोरर के अंदर ये पूरे का पूरा ट्रैप हो जाता है और फिर उसको एक्सक्लूड कर लिया जाता है इनटू ट्रे और पैन। तो यहाँ पे ये कोरर है जो सेडिमेंट की सैम्पलिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना। यही कोरर आप सॉइल सैम्पलिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हमने पढ़ा था, जिक्र किया था इसका। चलें जी आगे चलते हैं। जो थर्ड टूल इस्तेमाल कर सकते हैं सैम्पलिंग के लिए, दैट इज़ एकमैन सैम्पलर। ये उसके साइंटिस्ट हैं, इसको एकमैन बॉटम सैम्पलर भी कहते हैं। ये मोस्ट वाइडली यूज सैम्पलर है, ख़ासकर जब वाटर बॉडी के नीचे से आपने सेडिमेंट का सैंपल लेना होता है, ठीक है ना। ये मड के लिए भी सूटेबल है, सैंड के लिए भी, सैंडी अगर बॉटम है उसके लिए भी सूटेबल है, स्लेट टाइप सेडिमेंट के लिए भी सूटेबल है। ये उसकी एग्जांपल है। हो सकता है आप लोगों ने किसी मूवी वगैरह में इसको देखा हो। तो यहाँ पे अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा तो मैंने एक और पिक्चर आपके लिए यहाँ पे पेस्ट की है, दिस वन, यहाँ पे ज़्यादा क्लियर है। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, ये आपके पास ये जो है ना आपका कंट्रोल है, तो आप मखसूस डेस्क के ऊपर जाकर, ये काफ़ी वज़नी होता है, तो बाय यूजिंग अ क्रेन और सम काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट आप इसको डीप बॉटम के अंदर जाके इसको छोड़ते हैं और फिर जब जैसे इसको उठाने लगते हैं आप ये इसको रिलीज़ कर देते हैं। तो ये बेसिकली ग्रैब कर लेता है चीज़ को ना, बॉटम से ग्रैब कर लेता है, इसे ग्रैबर भी कह सकते हैं, एकमैन सैम्पलर को एकमैन ग्रैबर भी कहते हैं। तो ये बॉटम से जो मडी सैंडी या स्लिट टाइप सैंपल होता है उसको ये ग्रैब कर लेता है और फिर आप इसको ऊपर पुल कर लेते हैं और पुल करने के बाद इसमें से आप सैंपल लेके, बाकी सारा काम वही है, ड्राइंग करनी है आपने, उसकी थारो मिक्सिंग करनी है, कॉम्बिनेशन करनी है, जिसको आप मुख्तलिफ़ टूल्स इस्तेमाल करते हुए ग्राइंड करना है, फिर उसकी थॉरो मिक्सिंग करनी है, सीविंग करनी है, डाइजेशन करनी है, फ्यूजन करनी है। ये सारी चीज़ें जो सॉइल वाली हैं वही इसके ऊपर अप्लाई होंगी। तो 3 सैम्पलर हमने यहाँ पे स्पेसिफ़िकली जो सेडिमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं वो यहाँ पे हमने देखे हैं। तो आपने सैंपल ले लिया, सैंपल लेने के बाद आगे लिटरेचर के अंदर उसको सैम्पल ट्रीटमेंट कर लिया, अपने एनालाइट को प्रिपेयर कर लिया। तो फिर डिपेंड करता है कि कौन सा आपने एनालाइट एनालाइज़ करना है, उसके लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है। हर मेथड के लिए हर एनालाइट के लिए स्पेसिफिक मेथड लिटरेचर के अंदर अवेलेबल है, तो आप उसको कंसल्ट करते हुए उसका जो भी एनालाइट आपने एनालाइज़ करना है उसको कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका जो थर्ड पार्ट है सॉलिड सैंपल्स का, यानी कि सॉइल हो गया, सेडिमेंट होगी, तो अब हम जो थर्ड है दैट इज़ सीवेज स्लज, उसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान।